हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो है एक 9th क्लास का सेशन स्टार्ट किया था कि हम जो है एक एमसीक्यू सीरीज चला की है, जिससे आप सभी बच्चों के जो है सारे डाउट क्लियर हो सके, आप उन बच्चे जो हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए काफी अच्छी तरीके से। तो जो है हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर मोशन काइनामेटिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स और उसके कॉन्सेप्ट समझे थे। तो आज की क्लास में जो हम अगला चैप्टर अपना जो है अपना लॉज ऑफ मोशन, इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज की क्लास में जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ देयर इज एनी एक्शन देयर विल बी ए रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट इन दी डायरेक्शन। जो भी थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ में ये है कि जब भी कोई आपका एक एक्शन होता है, उसके रिएक्शन में उसका क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जो क्या होता है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसने पूछा है कि आपका जो एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर है वो आपका किस चीज के ऊपर लगता है, सेम बॉडी पे लगता है, डिफरेंट पे लगता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहा इसने, पहले ऑप्शन में कहा ऑलवेज एक्ट्स ऑन दी सेम बॉडी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप मान लेते हैं ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज आपने जो है इसके ऊपर इस साइड से फोर्स लगाया, इसको आपने यहां से धक्का दिया, अगर आप खुद यहां से फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक जो है बराबर अमाउंट में जो है इस साइड आपके हाथ पर फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने एक्शन किया उसके रिएक्शन में जो काम हुआ है वो सेम बॉडी पे हुआ या अपोजिट पे हुआ है। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और जो है रिएक्शन हुआ वो आपके कहां हुआ है, हाथ के ऊपर हुआ है। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्या होते हैं आपके, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं आपके। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट क्यों हुई, आपने इसको इस साइड से धकेला। ठीक है, जैसे ही ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा, ब्लॉक ने क्या किया, अपना जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन कहां दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही रहेगा कि ये डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है बच्चे, इसमें कहा गया है ए गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। देखिए इस बात का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि लेट्स सपोज आपकी कोई भी एक बॉल आ रही है। ठीक है, ये बॉल जो है कुछ वेलोसिटी से आ रही है और यहाँ पे आपके हाथ है। तो गोलकीपर क्या करता है, ऐसे बॉल आ रही तो उसको जो है ऐसे धीरे धीरे ऐसे लाने की कोशिश करता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है अगर आपने सडनली बॉल को एकदम से कैच किया तो आपका क्या होगा कि बॉल बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ आ रही है और एकदम से यदि बॉल रुकेगी तो मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा एक टाइम पे हो रहा होगा और इतना ज्यादा फोर्स यदि आपके हाथ के ऊपर लगेगा तो आपको इंजरी हो सकती है। तो गोलकीपर क्या करता है, उसने हाथों को पीछे की साइड लेके आता है। इससे क्या फायदा होगा कि जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, जिससे जो फोर्स है हाथ के ऊपर लग रहा फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा और आप इंजरी से बच सकते हैं। तो चलिए वो ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन में कहा है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन दी बॉल, नहीं, ज्यादा तो फोर्स अपने को लगाना ही नहीं है। ठीक है, अगला है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन दी हैंड्स। बी ऑप्शन है कि ये क्या करता है, आपका जो है फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। ये बात भी कुछ ठीक है आपकी। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट है उसको बढ़ाता है या घटाता है, उसको जो है रेट को चेंज होने को घटा देता है ना कि बढ़ाता है। डी ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम के चेंज होने की रेट को क्या कर देता है, आपका घटा देता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपका डी ऑप्शन रहेगा कि अगर हम बॉल को जो है अपने हाथों को पीछे लेके आते हैं तो उससे क्या होता है, मोमेंटम के चेंज होने की रेट कम हो जाती है, जिससे जो है जो फोर्स है वो क्या आपके हाथों के ऊपर कम लगेगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ये रहा। इसने कहा है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने कहा कि इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या करता है, टू इंक्रीज इट्स स्पीड
टू डिक्रीज इट्स स्पीड टू रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन टू डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो बच्चे, हमने पढ़ा है कि जो आपका इनर्शिया है, इनर्शिया का काम ही क्या है, ठीक है। इनर्शिया होती क्या चीज है? इनर्शिया होती है जब भी कोई भी मोशन में आपका कोई भी चेंज हो रहा हो, चाहे उसकी स्पीड चेंज हो रही, चाहे वेलोसिटी चेंज हो रही, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, चाहे वो रेस्ट पे हो, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है, उस हो रहे चेंज को रजिस्ट कौन करता है? उसको रजिस्ट करता है इनर्शिया। तो क्या अकेला स्पीड को करता? नहीं। ठीक है, क्या स्पीड को डिक्रीज करता? नहीं। टू रजिस्ट दी एनी चेंज मतलब उसकी जो है, आपकी जो कोई भी उसकी पोजीशन है, कोई भी उसका मोशन है, कोई भी उसकी स्टेट है, उसको चेंज करता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी, कि ये आपका ऑब्जेक्ट की कोई भी स्टेट में हो रहे आपके चेंज को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा, ओपोज करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए शाबाश। आप भी ना साथ साथ इसको जो है, वीडियो आपकी स्क्रीन पे चलेगी तो इसको पॉज करके पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है आपका, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन, ठीक है, आपका कोई भी एक व्यक्ति है जो आपका ट्रेन में जा रहा है आपका, ठीक है, टॉसेस ए कॉइन दैट्स फॉल बिहाइंड हिम, इट मीन्स द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। आप बच्चे समझने की कोशिश करिए इस बात को, कि आपकी कोई भी एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और इसमें आप बड़े मस्त आराम से आप बैठे इसमें, ठीक है, और यहां से आपने एक सिक्के को यदि उछाला है, ठीक है, सिक्का कहाँ आपके हाथ में है? आप कहाँ है? ट्रेन में है। लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही थी, तो सिक्का भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। यदि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो यदि आप इसको उछाल देते हो, तो आपने तो इसको ऊपर उछाला, लेकिन इसका जो फॉरवर्ड मोशन है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, और आपका भी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका वापिस आपके हाथ में आके गिरेगा, पहली बात। दूसरी बात समझिए कि ट्रेन को क्या हुआ, आपका जो है पायलट है, इसको मस्ती सुधी, इसने क्या किया? ट्रेन को एक्सिलरेट कर दिया, ठीक है। एक्सिलरेट होने का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जैसे ही आपने सिक्के को उछाला, सिक्का तो हवा में हो गया, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ट्रेन क्या हो रही है? एक्सिलरेट। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि नॉर्मली ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन आपकी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, और साथ साथ क्या हो रही थी? एक्सिलरेट हो रही थी। कहने का मतलब है इसकी स्पीड बढ़ रही थी। आपने जब सिक्के को उछाला 20 किलोमीटर पर आवर पे, तो सिक्के की स्पीड क्या रही? 20 किलोमीटर पर आवर रही, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो है ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी, तो अब सिक्का कहाँ आएगा? सिक्का जो है पीछे की साइड आएगा। यही बात क्वेश्चन में बोली गई है। इसने कहा कि सिक्का कहां गिर रहा है? सिक्का पीछे गिर रहा है। तो पीछे कौन से केस में गिरेगा? जब ट्रेन आपकी एक्सिलरेट हो रही होगी। एक्सिलरेट हो रही होगी तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, सिक्के की स्पीड सेम है, तो फिर सिक्का कहां जाएगा? पीछे की साइड आ जाएगा, ठीक है। समझे इस बात को? चलिए शाबाश, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा कि सिक्का पीछे कब पड़ेगा? सिक्का पीछे तब पड़ेगा जब ट्रेन कौन से मोशन में होगी? एक्सिलरेटेड मोशन में होगी। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा आपका। यूनिफॉर्म में रहेगी तो आपका जितना सिक्का उछालोगे वापस आपके हाथ में आके गिरेगा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन समझिए। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी। जो रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है बच्चे? ये मान लेते हैं आपकी रॉकेट है, ठीक है, और ये रॉकेट जब उड़ती तो आपने देखा होगी इसमें नीचे से क्या निकलती है? आग निकलती है, रॉकेट प्रोपल्शन होता है तब आपका, ठीक है। तो ये कौन सी चीज है? कौन से कंजर्वेशन पे काम करती है? क्या मास कंजर्व हो रहा है? नहीं, मास कंजर्व नहीं हो रहा इसमें। क्या एनर्जी कंजर्व हो रही है? नहीं, एनर्जी भी कंजर्व नहीं हो रही। एनर्जी तो इसमें लग रही है इसको उड़ाने में ऊपर, ठीक है। तीसरा है मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम को कंजर्व कर रही है। देखिए यहां से जो गैसेज निकलती हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी से निकलती हैं, ठीक है, कुछ मास उनका, ठीक है, मान लेते हैं कुछ डीएम मास उनका, वेलोसिटी और मास मिलके आपका जो क्या बनाते हैं? मोमेंटम। तो एकदम से अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, गैसेज निकल रही, तो इसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट कहां जाती है? रॉकेट जो है आपका ऊपर की साइड जाती है। तो जो पांचवा क्वेश्चन है कि जो रॉकेट प्रोपल्सन है या रॉकेट का उड़ने का सिद्धांत है, ये आपका कौन सा प्रिंसिपल? आपका मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल रहेगा। इसमें क्या रहता है? आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है। गैसेज नीचे की साइड मोमेंटम बनाती हैं, तो उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट कहां जाती है? आपकी ऊपर की साइड जाती है आपकी, ठीक है। चलिए शाबाश, आई होप आप सभी बच्चों को जो है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। साथ साथ आप भी इसको सोल्व करते रहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं अपना। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे
कि व्हेन ए कार एट ए हाई स्पीड मेक्स ए शार्प टर्न, ठीक है, जो कार है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से जा रही है, मैं मान लेता हूं बिल्कुल ऐसे जा रही थी कार, ठीक है, और इसने क्या किया, शार्प टर्न मारा, मतलब ऐसे ऐसे घूम गई। आप भी ऐसे करते हो, आपने कभी साइकिल चलाई हो, कभी आप बाइक पे बैठे हो या किसी बड़े भैया के साथ कार में बैठे हो, तो अगर एकदम से वो कार को क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, तो आपने फील किया होगा कि आप कहाँ जाते हैं, आप जो है शीशे की साइड जाके लगते हैं। अगर उस साइड टर्न काटता है, अगर उसने उल्टा टर्न काटा, तो आप शीशे से अपोजिट जाके जो है लगते हैं आपका, ठीक है। तो ये जो कारण होता है, आप जो है उसमें अपोजिट साइड फेंक दिए जाते हो। ये क्यों फेंक दिए जाते हो आपका, क्या उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है, क्या उसमें इनर्शिया ऑफ टाइम काम करता है, क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम करता है। देखिए बच्चे, पहली बात ये समझिए, इनर्शिया ऑफ टाइम कोई चीज नहीं होती, ये बोगस कॉन्सेप्ट है, ये कुछ भी नहीं होता। तीन इनर्शिया होते हैं आपके, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप जब बाहर की साइड फेंकेंगे, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप इधर जा रहे हैं एकदम से उधर अगर टर्न काटूंगा, तो आपकी क्या चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इनर्शिया क्या करेगा, आपको उसी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने तो टर्न काट दिया, इनर्शिया आपको उसी डायरेक्शन में रखेगा, इसलिए आप कहां फेंक दिए जाते हो, बाहर की साइड फेंक दिए जाते हो। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, कि जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है उसकी वजह से आप जो है बाहर की साइड फेंके जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे आपके जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कल की क्लास में जो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जितने भी लॉज ऑफ मोशन में आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। आज की क्लास में क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा आपका, क्वेश्चन में कहा आपका क्वेश्चन में कहा है कि आपका एन एथलीट डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग दी विनिंग लाइन ड्यू टू दी, कि जो आपका एथलीट होता है, जो भाग रहा है, जब वो विनिंग लाइन पे पहुंचता है तो एकदम से तो नहीं रुक जाता, वो क्या करता है, धीरे धीरे जाके रुकता है। तो धीरे धीरे क्यों रुकता है, कैसे रुकता है, आप बताइएगा एक बार। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और नन ऑफ दीज। तीनों इनर्शिया दिए या नन ऑफ दीज। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, एथलीट है, एथलीट तो आपका सीधे ट्रैक के ऊपर भाग रहा है, यहाँ पे बड़ी स्पीडी से भाग रहा है, एकदम फुल स्पीड बना रखी इसने, और ये इस लाइन को जो है क्रॉस करके आगे जाता है, तो ये धीरे धीरे जाके रुकता है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि आपका ये मोशन में है यहाँ पे, ठीक है, तो जो इनर्शिया होगा कौन सा काम कर रहा है, मोशन का काम कर रहा है। तो पहला ऑप्शन एक बार के लिए मैं सही मान लेता हूँ। दूसरा देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या आपका एथलीट है वो रेस्ट पे था, नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं था। एथलीट क्या था आपका, मोशन में था, मोशन में था, तो इसमें कौन सा काम करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन काम करेगा। एथलीट को क्या चाहेगा, इनर्शिया की, भाग रहा था उतनी स्पीड से भागता रहे, तो एकदम से तो रुक नहीं पाता, तो क्या करता है, धीरे धीरे जाके रुकता है। तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसमें काम नहीं करेगा आपका। क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम किया, नहीं, क्योंकि ये तो सीधी लाइन पे चल रहा था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे आपका भाग रहा है, उसमें आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम नहीं करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब काम करता है, जब भी आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, उस केस में क्या आता है, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है आता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी बच्चों को जो है तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स मोमेंटम इज। इसने कहा है कि कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, आपका जो भी फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो क्या है आपका, जीरो है। तो इसने पूछा है कि मोमेंटम क्या रहेगा आपका। तो आप बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें प्यारे बच्चे हमने सीखा है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप इसको समझिए कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे लग रहा नेट फोर्स, वो होता है आपका डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ नेट इंटू में डेल्टा टी। और प्यारे बच्चे में क्या बताया गया है कि एफ नेट क्या है, इसमें एफ नेट है जीरो। अगर एफ नेट जीरो तो इधर वाला पूरे का पूरा प्रोग्राम क्या हो गया आपका, जीरो। तो जो डेल्टा पी आया है, डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसमें जो चेंज है वो क्या है, जीरो। जितना मोमेंटम पहले था वही क्या है, बाद में है। कहने का मतलब ये आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू पी एफ।
तो कहने का मतलब क्या बना बच्चे, क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। तो नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता है, और कोई चीज चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या रहेगा इसका? मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि फोर्स इज डिफाइंड एज, देखो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही समझाई ये बात कि फोर्स क्या चीज होती है। फोर्स क्या चीज बताई थी मैंने आपको? अपने किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने की रेट को ही क्या बोला जाता है? आपका फोर्स बोला जाता है। मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बन जाएगा आपका? एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम नहीं होता बच्चे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कभी भी फोर्स नहीं होता। फोर्स क्या होता है? मोमेंटम के चेंज होने की रेट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के चेंज होने की रेट को हम क्या बोलते हैं? आपका जो है फोर्स बोला जाता है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को आपका क्या बोला जाता है? आपका मोमेंटम डिफाइन किया जाता है आपका। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप चाहे अपना स्कूल के एग्जाम दीजिए, चाहे आप जो है ओलंपियाड दीजिए, कोई उनमें जो है इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन ए हाई जंप कंपटीशन द एथलीट इज मेड टू फॉल ऑन ए कुशन्ड बेड। इसने कहा है कि जब भी आपका एक हाई जंप वाला प्रोग्राम होता है, हाई जंप वाला गेम होता है, उसमें क्या होता है कि नीचे से गद्दा बिछा होता है। तो जब भी एथलीट जंप लेके इसके ऊपर गिरता है तो उसको जो है आपको इसलिए तो चोट नहीं लगती, इसलिए होता है। तो चोट क्यों नहीं लगती? ठीक है, चोट हमें कब लगती है? चोट हमें तब लगती है जब हमारी बॉडी का जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है, उस मोमेंटम में चेंज होना वो क्या हो? बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हमें लगेगी चोट। एक बस बहुत तेज भागती हो रही है, आप आगे खड़े हुए, आपके मारे उसने कर पूरी, उससे क्या हुआ? आपका मोमेंटम सडनली चेंज हुआ। सडनली चेंज हुआ तो आप जो है चोट खा जाएंगे उसमें। दूसरा केस मानते हैं, बस भी चल रही थी, आप भी चल रहे थे, आप 70 की स्पीड में चल रहे थे, बस मान लेते 80 की स्पीड में चल रही थी। इस केस में क्या होगा? आपका जो मोमेंटम में चेंज है वो थोड़ा सा स्लो होगा, आपको चोट कम लगेगी। तो यही चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या कहा देखो कि उसके ऊपर जो है गद्दे के ऊपर उसको क्यों गिराया जाता है? पहला, टू डिक्रीज हिज मोमेंटम फास्ट। क्या मोमेंटम को फास्टली डिक्रीज करते हैं? नहीं। ठीक है, मेक हिम स्टॉप क्विकली, क्या उसको जल्दी से रोका जाता? नहीं। इंक्रीज द टाइम टू स्टॉप और मेक हिम स्लीप कंफर्टेबली, भैया उसको जो है गद्दे पर तो बिल्कुल ही नहीं सोना है। ठीक है, अच्छा उसको बहुत फास्टली हमें मोमेंटम को डिक्रीज नहीं करना, क्योंकि बहुत फास्ट डिक्रीज कर देंगे तो चोट वैसी लग जाएगी। क्या उसको जल्दी से रोकना होता है? नहीं, जल्दी रोकेंगे तो भी उसको चोट बहुत ज्यादा जल्दी लगी। तो ऑप्शन कौन सा बचा? तो इंक्रीज द टाइम टू स्टॉप, जितना ज्यादा उसको टाइम रुकने में लगेगा उतनी ही कम संभावना होगी उसको चोट लगे आपकी। ठीक है, चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो है बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चन को समझने में। कई बार आपने चीजें देखी होंगी, आपने सोचा होगा यार ऐसा क्यों करते हैं, तो आज आपको वो चीजें समझ में आएगी कि जो ऐसे काम किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं। बस रुकती है, बस चलती है तो आप पीछे की साइड धकेले जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें क्यों होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं अभी। देखिए, पहला दिया हुआ है, डैश 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 इज ए फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अदर बॉडी इन दी कॉन्टेक्ट। देखो सबसे पहली बात हमें समझने क्या है, पूरा पूरा क्वेश्चन समझने की है। ठीक है, तो फोर्स तो आपके कई सारे होते हैं। जब भी बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है, आपका नॉर्मल फोर्स भी होता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, लेकिन हमें समझना है कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। देखो इसने कहा है कि दी ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर अदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के ऊपर, मैं मान लेता हूं ये रुकी हुई है, रेस्ट पे है। ठीक है, और ये जो है चल रही है कुछ वेलोसिटी से
तो इसको जो रोकने का काम करता है वो कौन सा फोर्स करता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है? नहीं करता बच्चे, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां लग रहा है? आपका नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है, mg। ठीक है, अगर इसका मास m है तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg लग रहा है। ठीक है, तो वो उसके आगे पीछे जाने में तो कोई मदद नहीं कर रहा इसको, हालांकि नीचे जरूर खींच सकता है ये। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स कब आता है? इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये इसके ऊपर वापस से फोर्स लगा देगी, नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो क्या इसने इसके मोशन को रोकने की कोशिश की? बिल्कुल भी मोशन को रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तीसरा है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सही, सेम नॉर्मल फोर्स की मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, तो ये भी आपका जो है काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स समझिए बच्चे क्या चीज है। जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपकी आपस में रिलेटिव मोशन में चल रहे होते हैं, तो रिलेटिव मोशन में चलते हैं तो कौन सा फोर्स अराइज होता है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स आता है। इन बॉडीज की कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जब ये आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये वाली बॉडी क्या करेगी? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा के इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपका बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा फोर्स आएगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, देखिए इसमें क्या कहा गया है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको। अभी आ गया। इसमें कहा गया है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। पहला पॉइंट क्या पकड़ना अपने को कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में क्या बताया पहले। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो अगर अपने को वेलोसिटी चेंज करनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं? या इसका मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, या इसकी डायरेक्शन चेंज करके भी क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा है? फुटबॉल प्लेयर किक्स दी फुटबॉल्स टू दी अनदर प्लेयर। पहली बार जो है इसने रेस्ट पे थी आपकी फुटबॉल, यहां से जो है इसको किक करके दूसरे प्लेयर के पास भेजा। तो पहली बार तो यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, रेस्ट से कहां गई? ये मोशन में आ गई पहली बार। ठीक है, अनदर प्लेयर यहां तक हो गई ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। ठीक है, यहां से फिर इसने क्या किया? बॉल को फिर से किक कर दिया, मान लेते हैं कहीं गोल के ऊपर किक कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि फिर से डायरेक्शन चेंज हुई थी, यहाँ पे क्या हुई? इसकी सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई आपकी। ठीक है, अगला क्या है? द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कोलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज टीम। गोलकीपर ने क्या किया है? यहाँ से जो है फिर से क्या किया है? इसको जो है बॉल को लिया हाफ का और बॉल को फिर से क्या कर दिया है? किक कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे थर्ड टाइम से जो है इसकी वेलोसिटी फिर से चेंज हुई है आपकी। ठीक है, अच्छा इसने पूछा है आपका इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम। हाँ, इसमें कितनी बार जो है वेलोसिटी चेंज हुई है? तो पहली बार तो जो है यहाँ पे चेंज हुई। ठीक है, दूसरी बार जो है आपकी यहाँ पे चेंज हुई और तीसरी बार जो है यहाँ पे चेंज हुई है। तो आपका जो है आंसर क्या रहेगा? 3 बार जो है इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ होगा? आपका चेंज हुआ होगा आपका। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कितनी बार की हुई है। देखो पहली बार कहाँ की हुई है? ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। पहली बार जब इसने किक किया इसमें, ठीक है, ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। इसने इसको जो कहां पे किया? गोल की तरफ जो है किक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आपका? द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कोलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर। इसने यहां से इसको बोला फिर से यहां से रोका और जो है फिर से किक कर दिया। ये तीसरी बार जो है यहाँ पे चेंज हुई आपकी। अच्छा, एक लाइन जो हम इसमें पढ़ना भूल गए, कौन सी? कि गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कोलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। यहाँ पे अगर इसने इसको रोका है ना, तो इस रोकने के टाइम पे भी जो है इसकी वेलोसिटी एक बार चेंज हुई होगी। तो सॉरी, इसका आंसर जो है क्या रहेगा आपका? 4 टाइम्स। कितनी बार चेंज हुई इसकी? 4 बार जो है वेलोसिटी इसकी चेंज हुई आपकी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। रुकेगी वेलोसिटी तब भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तब भी उसकी जो है वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 बार। ठीक है, 4 बार जो है बॉल की वेलोसिटी यहाँ क्या हुई? आपकी चेंज हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या है आपका? एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूज टू एक्सिलरेट अंटिल द। देखो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी बॉडी वो एक्सिलरेट क्यों होती है? ठीक है, हमने जो है पढ़ा आपका कि जो एफ नेट होता है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? मास इनटू में एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? एफ नेट। ठीक है, एफ नेट बाई एम।
ठीक है। एक बात समझनी क्या है, मास जो है नहीं बदलता, मास क्या रहता है आपका कांस्टेंट। तो इसने कहा कि बॉडी एक्सेलरेट होती रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन आता रहेगा। तो एक्सेलरेशन कब तक आता रहेगा, जब तक उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, एफ नेट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। और नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर लगातार जो है अनबैलेंस फोर्स लगने चाहिए। बैलेंस फोर्स लग जाएंगे तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो क्या लगने चाहिए उसके ऊपर, अनबैलेंस फोर्स जो है होना चाहिए। कोई ऑप्शन ऐसा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट्स जीरो। हाँ बिल्कुल सही है कि कब तक जो है ये एक्सिलरेट होती रहेगी, जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाता। जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तब जो है बॉडी एक्सिलरेट करना बंद कर देगी। तो पहला ही ऑप्शन जो इसमें तो सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चे देखिएगा। ए बस स्टार्ट सडनली। ठीक है, मान लेते हैं ये बस आपकी, और आप सभी प्यारे बच्चे जो है इस बस में बैठे हुए, चिंकू मिंकू सारे के सारे, और ये रेस्ट में थी पहले बिल्कुल। ठीक है, अब इसने पेडल मारा, बिल्कुल एकदम से रेस खींची, ये आगे चलने लगी। जैसे ही आगे चलती है आपने जो है बैकवर्ड पुश, ठीक है, बैकवर्ड पुल या पुश जो आपने महसूस किया होगा। ठीक है, तो इसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि बस अगर एकदम से चलना स्टार्ट करती है तो जो पैसेंजर हैं बस के, तो वो टेंस टू फॉल, वो कहाँ जाने की, कहाँ गिरने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है सीट की साइड जो है गिरने की कोशिश करते हैं। सीट कहाँ होती है, पीछे। तो पीछे की साइड बैकवर्ड जो है पुल आपको मिलता है। तो ऑप्शन ऐसा कुछ है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। यस बिल्कुल यही ऑप्शन है आपका, कि अगर बस आपकी आगे की साइड जाती है तो आप जो है कहाँ की साइड पुश या पुल कर दिए जाते हो, आप जो है पीछे की साइड जो है पुश कर दिए जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि पहले आप रेस्ट पे थे, एकदम से बस तो नहीं, फोर्स तो बस के ऊपर लगा, लेकिन आप तो कहाँ थे, रेस्ट पे। तो आपका क्या होगा कि इनर्शिया आपको कहाँ रखना चाहेगा, इनर्शिया आपको जो है रेस्ट में रखना चाहेगा। रेस्ट में रखना चाहेगा तो आपका जो आप कहाँ की साइड जाओगे, पीछे की साइड। क्यों, क्योंकि बस तो ऑलरेडी आगे की साइड जा चुकी है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए बच्चे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स। इसने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने से क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने से क्या होगा, आपका मोशन में आएगा। ठीक है, तो मोशन में आएगा तो क्या हुआ, इसकी जो है स्टेट चेंज होगी। पहले रेस्ट में था, बाद में किस में आ गया, मोशन में। ठीक है, अच्छा, स्टेट चेंज हो गई, अच्छा मोशन में आ गया तो उसकी पोजीशन में भी चेंज हो सकता है। अच्छा, मान लेते हैं आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, ठीक है, और ये बॉडी आपकी इलास्टिक है। अगर इलास्टिक बॉडी है तो उसकी जो है शेप भी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप बैलून को एकदम से पुश करते हो या बैलून को कंप्रेस करते हो तो उससे क्या हो जाता है, उसकी उसकी जो है शेप आपकी जो है बदल जाती है। तो शेप भी जो है आपकी जो है फोर्स लगाने से क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कि ऊपर वाली तीनों चीजें आपकी जो है चेंज हो सकती हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को जो है मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको जो है कई बार आप क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। ठीक है, कि आप कि हमारे आसपास जो ये आपके जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है, क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको समझ में आएगा कि जो ये फिनोमिना होते हैं ये किस वजह से होते हैं, इनके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है आपका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक बार आप बताइए। इसमें कहा है व्हेन ए अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी, ऑप्शन दिए हुए हैं, मस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मस्ट रिमेन्स रेस्ट, मस्ट एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, और मस्ट मूव इन दी कर्व्ड पाथ। जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि आपका एफ नेट क्या है, एफ नेट आपका नॉन जीरो है। एफ नेट नॉन जीरो होने का मतलब है बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या लेके आता है बच्चे, फोर्स जो आपका एक्सीलरेशन लेके आता है आपका। तो क्या बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, नहीं। अगर आपका एक्सीलरेशन आएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। मस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, क्या वो रेस्ट पे रहेगी, नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रहेगी। आपका एफ नेट अगर आपका नॉन जीरो है तो बॉडी आपकी जरूर चलेगी।
सी ऑप्शन है मस्ट एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर आपका अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो बॉडी को क्या करवाता है, आपका एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 20 kg एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, आपकी एक्सीलरेशन की होती है। तो ये आपका 4 दिया हुआ है, क्या है, एक्सीलरेशन। तो बच्चे इसका एक्सीलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा उसका मास कितना दिया हुआ, आपको मास दिया हुआ है 20 kg और आपसे पूछा क्या है कि बताइए बॉडी के ऊपर जो है कितना फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चे हमने पढ़ा है एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू होता है मास गुणा में एक्सीलरेशन। मास क्या आपका 4 सॉरी मास क्या आपका 20 kg और आपका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 4। तो ये कितना है 24 जा 80 न्यूटन का जो है बॉडी के ऊपर फोर्स लगा होगा आपका, यदि वो आपकी जो है 20 kg की बॉडी आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हुई होगी तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेहुदा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल वाहियात तो घटिया क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। इसमें कहा बच्चे देखें, ए वाटर टैंक इज फिल्ड अप टू द 2/3 ऑफ इट्स हाईएस्ट 2/3 of its height is moving at a uniform speed. On sudden application of the brake, the water on the tank would। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका पानी का टैंकर होता है। इसने कहा है ये आपका जो है लगभग कुछ इसमें जो है पानी भरा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और ये मस्त आराम से जा रहा था 20 मीटर, मान लेते हैं 80 की स्पीड पे जा रहा था, 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो वाटर लेवल भी क्या रहेगा, यहाँ पे बैलेंस रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा। अब इसने क्या किया, टैंकर वाले ने बिल्कुल जो एकदम से ब्रेक मार दी। एकदम से ब्रेक मारेंगे तो इसका सडन मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये जो पानी है पीछे की साइड वाला, ये कहाँ जाएगा आपका, कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो कहाँ की साइड पुश कर दिया जाएगा, आपका फॉरवर्ड साइड में जो है ये आपका पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा। ये तो आप जो है बिना दिमाग लगाए भी बता सकते थे, बहुत आसान जो है क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका देखिए, व्हेन ए बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड। इसने कहा कि आपने एक बलून लिया है, ये बलून होता है कुछ फुला हुआ। इसने कहा ये दोनों साइड इस इसको कंप्रेस किया आपने। ठीक है, तो इसने कहा है इट्स शेप चेंज दिस हैपन बिकॉज। इसने कहा इसकी शेप बदल जाती है। आपने ऐसे पिच कुछ इसको पिचकाया होता है, ऐसे इसके दो गाल से निकल आते हैं ऊपर की साइड। तो वो क्यों होता है बच्चे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ इसे यहाँ पे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया होता और यहाँ पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होता, इस साइड 10 न्यूटन लग रहा होता। तो ये बलून कहाँ भाग जाता आपका, इस साइड भाग जाता, शेप चेंज नहीं होती आपकी। दूसरा केस समझिए बच्चे, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस आपका यही बैलून है आपका और इसी बैलून पे आपने 20 न्यूटन इधर लगा दिया और 20 न्यूटन हाथों से इधर लगा दिया। अब ये कहीं जा तो सकता नहीं, लेकिन ये क्या आपका इलास्टिक है। इलास्टिक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी शेप जो कुछ ऐसी गंदी सी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों साइडें बराबर लगना चाहिए। उस केस में क्या हो जाएगा, जो है बैलेंस सॉरी बैलून जो है उसकी शेप क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है, बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन दी बैलून। हाँ बिल्कुल, जो है बैलेंस फोर्स क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों की साइड बराबर फोर्स लग रहा है, इसलिए इसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को जो है ये सेशन आज का पसंद आया होगा और आपको इसमें जो है मजा भी आया होगा, क्योंकि आज के जो सेशन में थे बच्चे वो आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, जिससे आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट जो है ब्रशअप हो सके, दिमाग में जो है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ सकें। इसी चैप्टर की जो है कल हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, जिसमें क्या रहेंगे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।